गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं आज नया चैप्टर। और इस चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक बल गतिकी। इस चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री काइनेटिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री काइनेटिक। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जो है, चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है जानेंगे कि रासायनिक बल गतिकी जो होता है वो किसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से नोट करते जाइएगा। इसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। ये देखिए, हम लोग सबसे पहले इसमें अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे और उसके बाद जो है औसत वेग क्या होता है, औसत और तत्कालिक, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे, ठीक ना, चलिए उसके बाद यहाँ पे प्राथमिक ये पढ़ना है हम लोग को। जो जो पढ़ना है हम उसी को टिक कर रहे हैं। प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वेग स्थिरांक पढ़ेंगे। उसके बाद शून्य और प्रथम अभिक्रिया के लिए समीकरण को देखेंगे। ठीक ना, समाकलित वेग जिससे निकालेंगे। ठीक ना, और यहाँ पे स्थिरांक का निर्धारण जरूरी नहीं है। और यहाँ पे आपको जो है क्या पढ़ना है? उसके बाद समघट्यवाद, इसको पढ़ना है। ठीक ना, समघट्यवाद भी पढ़ना है। इतना चीज जो है हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? रासायनिक बल गतिकी। तो चलिए, रासायनिक बल गतिकी किसको बोलते हैं? तो आप लोग नोट कीजिएगा कि रासायनिक बल गतिकी सबसे पहले होता क्या है। तो मतलब वैसा, मतलब रासायनिक बल गतिकी में क्या होता है? जिसके अध्ययन से हमें क्या प्राप्त हो? अभिक्रिया का वेग तथा उसकी क्रिया विधि का पता चलता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है ना, क्या क्या पता चलता है? अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की क्रिया विधि का पता चलता है, उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। ठीक है, हाँ, अभिक्रिया का वेग समझ लीजिए किसको बोलते हैं। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो किसको बोलते हैं? चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे भी मान के चलो कि क्या हो रहा है, कोई भी कैंडल है, ठीक ना, यानी चलो मान लो कोई मोमबत्ती है, ये क्या हुआ? जल रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा है। ठीक ना, कोई मोमबत्ती जो है जलता है, तो वो जो है तुरंत नहीं जलता है, उसकी जो है जलने की एक टाइम होती है। ठीक ना, यानी तुरंत नहीं, उसका एक निश्चित समय होता है कि इतना समय में जो है वो कैंडल जो है वो जल जाएगा। ठीक है, और वो उतना समय में क्या होता है? जल जाता है। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया को होने में, ठीक ना, कितना समय लगता है और किस गति से वो जो है अभिक्रिया हो रही है, तो उसी को जो है क्या बोलते हैं? अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। ठीक है, और अभिक्रिया का वेग जो है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए ये नोट कीजिएगा आप, अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है।
तो अभिक्रिया का वेग जो है वो सांद्रता, ठीक है। दूसरा आपका नोट कीजिएगा, दूसरा पॉइंट ताप, उसके बाद जो है दाब, ठीक है, और आपका उत्प्रेरक। ये 4 चीज पे जो है अभिक्रिया का वेग जो है वो निर्भर करता है, ठीक ना। जैसे अगर किसी भी उत्पाद की सांद्रता अगर बढ़ाया, किसी भी उत्पाद की सांद्रता अगर बढ़ाया तो ये क्या होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा या घटेगा, ये बात तो हो गया। उसके बाद अगर किसी का ताप बढ़ाया तो कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिसकी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया बढ़ती है और कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिसकी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया घटती है। उसी तरह जो है दाब का भी है, प्रेशर का भी। और उसके बाद जो है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के बारे में भी आप जानते हैं कि उत्प्रेरक जो है हम लोग अलग से यूज करते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक। तो ये 4 बात पे जो है अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब अभिक्रिया का वेग जो है वो किस तरह से होता है, या मतलब उसका समीकरण जो है किस तरह से बनता है, उसको एक बार देख लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये मान लीजिए कोई अभिक्रिया जो है ना ये इस साइड का है। जैसे कि मान के चलो कि आपका जो है ये H2 है और Cl2 है, ये मिला के आपका क्या बन गया, HCl बना, यानी 2HCl बना, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट को जो है, तीर के इधर वाला पार्ट को R लिख देते हैं और तीर के उस साइड वाले पार्ट को P लिख देते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। तो ये बिल्कुल यही बात है, एक साइड का आपको R लिखा हुआ है, दूसरे साइड का आपको P लिखा हुआ है, ठीक। मान के चलो कि ये R वाला जो है इसको जो है T समय लगा, पहला बार मतलब 2 बार करवाते हैं। पहला बार इसको जो है T1 समय लगा, पहला बार जब रिएक्शन किया तो ये क्या हुआ, T1 समय लगा, ठीक है। और दूसरा बार जब रिएक्शन किया तो T2 समय लगा। हम 2 बार रिएक्शन करवा रहे हैं, 2 बार बना रहे हैं HCl, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखो डेल टी क्या होता है, यानी दोनों समय का अंतर। पहला तो लगा T2 में इसको ज़्यादा समय लग गया, T1 में आपका कम समय लग गया, ठीक है। उसके बाद उसी तरह जो है यहाँ पे सांद्रता की बात करें अगर हम, ये जो है आपका डेल आर जो है ये सांद्रता को दिखाता है, ठीक है। यानी किसकी सांद्रता, इस साइड वाले की सांद्रता। तो इसमें जो है आपको सांद्रता की बात करें तो पहले R2 फिर आपका R1, तो दोनों में घटा के जो है डेल आर आया। उसी तरह डेल पी भी आया, दोनों को घटा के, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए आर में जो है ह्रास होने की दर, आर में ह्रास होने की दर क्या होगा, आर की सांद्रता की ह्रास बटे समय, ठीक है। आर की सांद्रता में ह्रास बटे समय, यानी डेल आर देखो किस तरह माइनस में ह्रास हो रहा है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी गिर रहा है तो माइनस में, माइनस डेल आर बटे आपका डेल टी। फिर उसी तरह से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है पी में, तो जब पी में वृद्धि हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डेल पी बटे डेल टी प्लस में, ठीक है। जिसमें वृद्धि उसमें प्लस, जिसमें ह्रास, ह्रास करने का मतलब घटता है तो उसमें माइनस, ठीक है। इन सब से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसे जो है आपको ह्रास वाला पता चल गया और वृद्धि वाला जो है पता चल गया, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग जो है औसत अभिक्रिया देखेंगे। ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि औसत अभिक्रिया जो है वो किस तरह से निकालते हैं, या औसत अभिक्रिया
क्या होती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जो है कीजिए, औसत अभिक्रिया को RAV, AB से एवरेज होता है, तो RAV से सूचित करते हैं। ठीक, और औसत अभिक्रिया जो होती है ना, ये जो है प्लस वाला और माइनस वाला दोनों क्या होता है आपका बराबर होता है। उसमें वृद्धि हो रहा था और वो जो ह्रास हो रहा था, ये जो है आपको आपस में क्या होता है बराबर होता है। RAV बराबर आपका माइनस डेल R बटे डेल T, ये आपने देखा था ह्रास हो रहा था इसमें, और आपका ये प्लस वाला है जिसमें कि वृद्धि हो रहा था, ये तीनों जो आपस में बराबर होता है। और अगर डेल T का मान क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए डेल T का मान 0 हो जाए, ठीक है, अगर डेल T का मान 0 हो जाए तब क्या हो जाएगा, तब इसको जो है आपका डिफ्रेंशिएट करने पर ये जो है इस तरह से हो जाएगा dr बटे dt, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बराबर में dp बटे dt, दोनों साइड जो है किया है इसका d लगाया है, ठीक ना, यानी डिफ्रेंशिएट जिसको बोलते हैं, तो डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक, ये आपको किस में लिखना है, औसत, ये क्या है औसत वेग, क्या होता है औसत अभिक्रिया वेग, इसको औसत अभिक्रिया वेग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको जो है क्या पढ़ना है, यहाँ पे वेग स्थिरांक पढ़ना है, लेकिन उससे पहले इसका एग्जाम्पल भी तो समझना है ना। इसका एग्जाम्पल चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए, ये देखिए, जैसे कि आपसे कोई भी जो है ना रिएक्शन दे देगा और उसका बोलेगा कि औसत अभिक्रिया वेग जो है ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आपको एक रिएक्शन है यहाँ पे 2HI प्लस H2 बनता है ना, ये I क्या है आयोडीन है, H2 प्लस में आपका I2, ये बन गया। अब इसका जो आपको क्या लिखना है औसत अभिक्रिया का वेग। तो ये क्या होता है 2 जो होता है ना, चलिए 2 जो होता है वो आपका यहाँ पे नीचे आ जाता है। देखो जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक ना, इसका सबसे पहले जो है इसका डिफ्रेंशिएशन जब करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 1/2 हो जाएगा D, और उसके बाद HI बटे डी डेल T क्या हो जाएगा। ठीक, और बराबर में जो है वो तीनों क्या हो रहा था बराबर हो रहा था, तो बिल्कुल ये इसी तरह से बराबर ही होगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी ये जो है आपका इधर ह्रास हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और ये दोनों जो है आपका प्लस में रहने वाला है। अलग अलग हो गया था, यहाँ पे H2 बन रहा था, यहाँ पे I2 बन रहा है, बाकी बात कुछ नहीं है, सब जगह सिर्फ डेल लगा हुआ है। ठीक, और कुछ जो है नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेग स्थिरांक, क्या पढ़ेंगे वेग स्थिरांक पढ़ेंगे। ठीक है, वेग स्थिरांक। चलिए तो वेग स्थिरांक को जानने से पहले देखिए, ये मान के चलिए क्या है, ये जो है आपका कोई समीकरण है, ठीक ना, ये क्या है
कोई भी एक समीकरण है, ठीक है। और ये जो है जैसे लिखते हैं ना 2HCl, तो ये जो है पूर्णांक जो है ये इसको प्रदर्शित कर रहा है और ये HCl जो है ये इसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये उसी तरह का है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये इस साइड वाला है और ये जो है आपका इस साइड वाला, ये मान के चलो कोई रिएक्शन है, ठीक है। देखिए इसमें बोल भी रहा है कि जिसमें कि ABCD जो है क्या कर रहा है, छोटी a और b, ठीक ना, और C और D ये क्या कर रहा है, अभिक्रिया के उत्पाद के स्टोइकियोमेट्री पूर्णांक है। स्टोइकियोमेट्री पूर्णांक कहने का मतलब है जहाँ पे रहता है ना आपका 2, 3, 4, 5 ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे A और B, A तो बेग बराबर जो है एक होता है बेग जो है समानुपाती होता है किसके, छोटी a पे बड़ी a पे पावर x और उसके बाद जो है बड़ी b पे पावर y, ये इसके जो है समानुपाती होता है। कौन, तो ये इसके समानुपाती आपका बेग होता है, ठीक है। चलिए, और इस समानुपाती को हटाने के लिए जो है कौन आता है, समानुपाती को हटाने के लिए k आता है। अब यहाँ पे k क्या है, ये देखिए जैसा कि आप लोगों ने शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि समानुपाती को हटाने के लिए कोई ना कोई जो है आता है, तो इसको हटाने के लिए कौन आया, k, और k यहाँ पे क्या है, बेग स्थिरांक, यही जो है बेग स्थिरांक है। k क्या है, बेग स्थिरांक है। अब इसी को क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट क्या कर दिया, यानी कि ये बेग जो था तो इसको क्या लिख दिया, dr/dt, ठीक है, dr/dt, टी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है, यानी कि अवकलन कर रहा है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, k, उसके बाद जो है आपका a पे पावर x और b पे पावर y, ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। बस इतना ही रहने वाला है आपका, ठीक। अब इसी का जो है हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चलिए देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा, तो इसका क्या लिखना है आपको, बेग स्थिरांक समीकरण या बेग का जो है समीकरण लिखना है। तो बेग का समीकरण लिखने के लिए जो है ना सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, इसके पावर को समझना होगा और बेग स्थिरांक को समझना होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है उस रिएक्शन को यहाँ पे लिख लेते हैं। वो रिएक्शन क्या था आपका, यहाँ पे था 2NO प्लस में आपका O2, ठीक है, और ये बन रहा था 2NO2, ये बन रहा था ना, ठीक है। अब देखिए ये जो है किस तरह से बनता है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2NO था, 2NO था, तो NO पे पावर क्या लिख दिया 2, कोई दिक्कत नहीं। अब O2, यहाँ पे क्या था O2, तो O2 जो है इस साइड आके कोई दिक्कत नहीं है, वैसे का वैसे ही रह गया, बटा नहीं, तो इसको जो है कुछ नहीं किया गया, ये बिल्कुल ऐसे ही रह गया। यही क्या है आपका, आसान है कि नहीं ये बताओ, बिल्कुल इजी है, बस उसका पावर जो है वहाँ पे लिख देना है। लेकिन कहीं कहीं पे जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्या, चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए 1 नंबर वाला एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, इसमें देखिए CHCl3 जिसको क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, उसके बाद जो आपका क्लोरीन है ये बन गया आपको CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस में HCl। अब इसका जो बेग समीकरण है K इंटू CHCl3, ठीक है, यहाँ पे तो इसको कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्लोरीन का मात्रा जो है कुछ नहीं, इसमें पूर्णांक जो है कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है Cl2, ये पूर्णांक तो Cl2 है, तो यहाँ पे क्या, यानी क्लोरीन जो है ये
2 होना था, लेकिन ये क्लोरीन 2 नहीं होगा, ये क्लोरीन 2 नहीं होगा। इसका आधा भाग जो है हो चुका है। क्या आधा भाग हो चुका है? क्योंकि देखो इसका आधा भाग जो है HCl वाला में चला गया और आधा भाग जो है इसमें चला गया, तो इसीलिए इसमें पावर जो है क्या लिखा, ये हाफ लिखा है, यानी 1/2 लिखा है। ठीक है, चलिए, तो यही इसी तरह से जो आपको लिखने के लिए आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको और क्या पढ़ना है, तो और आपको पढ़ना है प्राथमिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, वो पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ है प्राथमिक। हाँ, ये रहा, ये रहा आपका प्राथमिक अभिक्रिया। तो देखिए प्राथमिक अभिक्रिया जो है आपको डिफिनेशन पूछा जाता है या अंतर पूछा जाता है, प्राथमिक अभिक्रिया और जटिल अभिक्रिया में क्या अंतर है ये पूछा जाता है। तो इसका बस एक लाइन में आप जो है आंसर लिख सकते हो। लिखिएगा, प्राथमिक अभिक्रिया में वैसी अभिक्रिया जो एक पद में संपन्न हो जाए, यानी एक ही बार में जो है वो संपन्न हो जाए, एक पद। ठीक ना, वैसी अभिक्रिया जो एक पद में संपन्न हो जाए या समाप्त हो जाए, वैसी अभिक्रिया जो एक पद में समाप्त हो जाए उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, तो कभी कभी एलिमेंट्री अभिक्रिया करके आ जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। वैसी अभिक्रिया जो एक पद में समाप्त हो जाता है उसको एलिमेंट्री अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी अभिक्रिया जो एक से अधिक पद में समाप्त होती है, वैसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए एक से अधिक पद की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे जटिल अभिक्रिया या कपल रिएक्शन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये अपने तरीके से लिखा हुआ है, मैंने आपको अपने तरीके से बताया। ठीक है, बाकी मतलब अगर निकालोगे तो दोनों का वही मतलब होगा। ठीक है, इसका भी कहने का वही मतलब है कि जो एक से अधिक पद में समाप्त होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जटिल अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है कल मैं इस चैप्टर को ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो आप लोग जो है ध्यान से इस क्लास को भी देख लीजिएगा, जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछ लीजिएगा। ओके, और अगर आप एक नया स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, और इस क्लास को जो है जितने अधिक से अधिक दोस्त होंगे उसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो क्लास है ये बिल्कुल ही जो है क्या यूनिक क्लास है। आप कोई सा भी केमिस्ट्री क्लास देख लो, इतने डिटेल टॉपिक के अंदर जो है आपको नहीं कोई पढ़ाएगा। एक ही टॉपिक को मतलब जो है ना, हाँ अच्छे से समझाया जाता है पूरा, लेकिन आपको एक ही टॉपिक में जो है पूरा का पूरा टाइम ख़त्म कर देगा। और मैं ये नहीं चाहता कि पूरा का पूरा टाइम जो है एक ही टॉपिक में बिता दिया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ मतलब एग्ज़ाम में आने वाला है, तो वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना तो आप समझदार हो ही कि मतलब इतना में आप समझ जाओगे। ठीक है, इतना जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ कल नहीं एक्चुअली, चलिए आज ही हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअली देखिए अब हम लोग जो है जान लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि ये किसको बोलते हैं। क्या जानेंगे हम लोग, अभिक्रिया की कोटि जो है किसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और पूछा जाता है कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। जैसे कि ये देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले यही समझ लो, कोटि हम लोग बाद में देख लेंगे। चलो पहले कोटि देख लेंगे, लेकिन कोटि से पहले जो आप ये समझ लो। ठीक है, वेग स्थिरांक की इकाई पूछा जाता है। पूछा जाएगा आपसे कि शून्य कोटि के लिए
मैं कोटि आपको बाद में बताने वाला हूँ, अभी तुरंत बताने वाले हैं एक्चुअली में। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। शून्य कोटि में वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। फिर आपसे पूछ देगा प्रथम कोटि में वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी और द्वितीय कोटि में वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। ये तीनों के लिए अलग अलग इकाई होते हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले कोटि निकालने के लिए, अब कोटि क्या होता है, कोटि को चलिए पहले इसको खत्म कर लेते हैं, वेग स्थिरांक को जो है खत्म करते हैं, उसके बाद कोटि बताते हैं। तो वेग स्थिरांक आपको पता है कि वेग बराबर क्या होता है आपका k इंटू ए टू द पावर x और उसके बाद b टू द पावर y, ये होता है वेग के लिए। अब यहाँ पे जो है कोटि किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो x, ये जो x दिख रहा है और y दिख रहा है, ये क्या है, x प्लस वाई जो है बराबर आपका n, x प्लस वाई बराबर n, जो कि क्या है, यही जो है क्या है अभिक्रिया की कोटि है। ये क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, और ये मतलब टोटल ये कुल अभिक्रिया की जो है कोटि है, ठीक ना। और अगर अलग अलग बात करें तो यहाँ पे x भी कोटि है और y भी कोटि है अलग अलग, ठीक है। तो यही जो है कोटि है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको पता। अब ये देखो हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ k चाहिए इस समीकरण में। देखो चलो यही समीकरण में देखो आप, यहाँ पे ये समीकरण जो है ना, इसमें देखो हमको क्या चाहिए, सिर्फ k चाहिए। तो k को हम इधर रखेंगे, बाकी सारा को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, k बराबर वेग बटे आपका इतना इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब इसको जो है अलग अलग कर देंगे, यानी ये वेग की सांद्रता जो है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सांद्रता बटे समय, यही तो होता है वेग आपका, ठीक है। और दूसरा जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे सांद्रता, ये हो जाएगा इसको जब अलग अलग करेंगे तो, ठीक। अब आपको पता है कि सांद्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, यही होता है सांद्रता की इकाई होती है ना, मान के चलो यही होता है, ठीक ना। सांद्रता की इकाई मोल लीटर इनवर्स है, ठीक, क्योंकि अलग अलग सांद्रता की अलग अलग इकाई होती है, इसीलिए जो है मैंने आपको ये मानने के लिए कहा है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मान लो आप मोल लीटर इनवर्स होता है, ठीक। और टी समय के लिए क्या यूज करते हैं, एसआई मात्रक क्या है, समय के लिए सेकंड, समय के लिए सेकंड एसआई मात्रक के रूप में यूज करते हैं, जो कि एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये तीनों के लिए जो है अलग अलग, ये इसको ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी हो सके तो ले लीजिएगा। ये देखो शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि की जब अभिक्रिया होगी, यहाँ पे देखो शून्य देना है, शून्य लिया हुआ है, तब क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगा, ये वही बात है, फॉर्मूला वही है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, मोल इनवर्स बटे सांद्रता की इकाई, मैंने क्या बोला, सांद्रता, ये हो गया सांद्रता बटे समय, समय का इकाई क्या हो गया, सेकेंड, ये सांद्रता बटे समय हुआ, इनटू फिर 1 है बटे, फिर यहाँ पे सांद्रता था तो यहाँ पे सांद्रता हो गया, और यहाँ पे n का मान 0, 0 क्यों, क्योंकि शून्य कोटि वाला है, इसीलिए। आप चाहे तो इतना तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप इतना तक भी छोड़ सकते हैं, और अगर हो जाता है तो आप क्या लिखिए, बराबर दे करके जो है क्या लिख दीजिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक, ये वाला लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको बिल्कुल, क्योंकि इसमें हम भी कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं आपको याद कराने को लेकर, ठीक है। ये जैसे है आपको वैसे ही याद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रथम कोटि की। प्रथम कोटि का मतलब है 1 रखना है, n का मान कितना, 1, तो जब n का मान 1 होगा तो बिल्कुल वही चीज़ रहने वाला है, मोल सेकेंड इनवर्स, मोल आपका लीटर इनवर्स, उसके बाद बटे सेकेंड, फिर उसी तरह जो है मल्टीप्लाई होगा 1 बटे मोल लीटर इनवर्स, और ये जो है क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ये देखो यहाँ पे प्लस है, +1, और यहाँ पे -1, तो ये जो है आपस में कट जाएगा और सिर्फ बच जाएगा 1 बटे सेकेंड। 1 बटे सेकेंड को क्या लिखते हैं, सेकेंड इनवर्स। फिर उसी तरह जो है द्वितीय कोटि की बात करें तो n का मान 2 रखना है, यहाँ पे देखिए n का मान 2 रखा हुआ है, और उसके बाद जो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह का करना है आपको।
चलिए, इसके अलावा जो है आपको हम लोग जो है अब नेक्स्ट जो है कल देखेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग जो है कल देखेंगे। कल हम लोग जो है थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कोटि और आणविकता में क्या अंतर है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको हम लोग कल देख लेंगे। और उसके अलावा क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो शून्य कोटि और प्रथम कोटि की समीकरण को जो हम लोग देखने वाले हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण जो है उसको देखने वाले हैं। और आपका एक और क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, अर्ध आयु, ठीक ना। अर्ध आयु क्या होता है तो उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये क्लास जो ये चैप्टर जो है कल मैं आपको पूरा ख़त्म करने वाला हूँ। ओके, और कल जो है आपका कौन सा दिन हो जाएगा, कल आपका थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, तो थर्सडे को जो है ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है आई विल ट्राई कि मतलब ये जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि आ जाए। उसके बाद जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है फिजिकल कवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जल्दी से ही इनऑर्गेनिक में एंट्री कर देंगे। इनऑर्गेनिक जो है पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो है ना आपको रिलेटिव चीज़ मिलने वाला है। इसमें जो आपको रिलेटिव चीज़ नहीं मिल रहा है, इस वजह से जो है आपको थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है। लेकिन इनऑर्गेनिक में जो आपको रिलेटेड चीज़ मिलने वाला है, जैसे कि आपको जिंक के बारे में पढ़ना है कि जिंक किस तरह से निकाला जाता है, लोहे जो है किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद फिर पी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है, फिर डी ब्लॉक के बारे में। यही सिर्फ अब ज़्यादा चीज़ जो है आपका बचा नहीं है। ओके, और हम लोग जो है दिसंबर तक जो है पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। और थोड़ा बहुत जो है इधर उधर हो जाए जनवरी तक, तो मतलब वो मायने नहीं रखता है 2-4-5 दिन, ठीक है। उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन पार्ट बचेगा, जो कि आप लोग करते रहिएगा। ओके, और जहाँ तक होगा तो हम लोग हेल्प करने के लिए तो हमेशा रेडी हैं। ओके, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे जो है सभी जगह पे शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।